हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज क्लास 12 का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूँ कि इस चैप्टर में फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो प्लीज़ पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और नोट करते चलिएगा। मैं आपको अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले को हाईलाइट कर दिया है और जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और प्लीज़ आप अपने एग्ज़ामिनेशन से पहले इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे ये रिवीजन सेशन है, तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड किया या फिर मैंने आपको बहुत डिटेल्ड बहुत लंबे लेक्चर्स लिए। मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें हर एक चीज़ बेटा, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मेरे शॉर्ट नोट्स या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन में नहीं होगा। यहाँ मैं आपको शॉर्ट नोट्स के साथ मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँगी बहुत छोटे टाइम पे। तो इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहना और अपनी क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी, नीट की तैयारी, दोनों ही से मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगी। और अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं नीट के क्वेश्चंस यानी कि PYQs और इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीट में आएंगे मैं उनको भी प्रोवाइड करूँगी और जो बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी और उसका मैं एक अलग से सेशन ले लूँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है वो हर स्टूडेंट के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। इवन जो बच्चा यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल नया केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करेगा उसे। और यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स मैंने दिया बेटा उससे प्लीज़ गो थ्रू कर लेना और आप खुद मैच कर लेना बेटा। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन माई नोट्स, ठीक है। और उससे मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को हेल्प करूँ इसके थ्रू, ठीक है। थैंक यू। और अभी थैंक यू इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। और मैं आपको अपने नोट दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। तो रिवीजन सेशन है, तो रिवीजन की तरह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रिसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी टेल यू कि रेट ऑफ रिएक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि ये केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है ये एक ब्रांच होती है फिज़िकल केमिस्ट्री की जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस के रेट्स को समझते हैं, उनकी काइनेटिक्स को समझते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। सब जो भी मैंने यहाँ हाईलाइट किया ना बेटा उसको प्लीज़ मार्क करना, प्लीज़ नोट करना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ओके। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हम इसका जो रेट होता है दैट इज़ डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, जो कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। और उसका जो यूनिट होगा, यूनिट पे ध्यान रखना, मोल पर लीटर पर यूनिट पर टाइम या पर सेकेंड, जो भी टाइम रहेगा, सेकेंड जिस भी यूनिट में होगा, टाइम जिस भी यूनिट होगा उसमें, ठीक है। तो रेट जो होता है यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो टर्म्स में लिख सकते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के टर्म्स में। प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ P/R का मतलब वही है कि प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का हम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका यूनिट होगा दैट इज़, हम जानते हैं कि मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। बेटा सॉल्यूशन वाला चैप्टर अगर आप पढ़े होगे तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा T है, मतलब पर यूनिट टाइम या फिर पर सेकेंड, पर मिनट, जो भी दिया होगा, ठीक है। अब हम इसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। प्रेशर किसके लिए होगा, सिर्फ गैस के लिए वैलिड होगा, ठीक है। प्रेशर आप जानते हो, गैस प्रेशर, यू कैन रिलेट वेल, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो चेंज डेल्टा हम किस लिए लगाते हैं, यू नो वेरी वेल, उसको हम चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है बट कोई नहीं। रेट जो होती है उसको हम प्रेशर के टर्म्स में भी, जो कि गैसेस के लिए होता है, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है प्रेशर का ATM होता है और डेल्टा T का टाइम इनवर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये बेटा ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव
नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्राफ की बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मली जो होती है बेटा वो रिएक्टेंट जो होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, यानी कि रिएक्टेंट के मोल्स कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन बढ़ेगी। रिएक्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि ये कम हो रहे हैं और इससे ये बन रहा है तो ये बढ़ रहे हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करें और टाइम के टर्म्स में बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। आप देखो रिएक्टेंट का हमने यहाँ बनाया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करती है, घटती है ना। और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है विथ द टाइम वो बढ़ती है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का बनाया है मैंने, विथ टाइम में क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज हम डिफाइन करते हैं फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल मतलब कि जो जिसका थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन हो, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं करते, इट इज़ डिफाइंड फॉर द इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। यहाँ पे जो भी देखो मैंने फॉर्मूले को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया बेटा, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होती है, और कंसंट्रेशन को हमेशा हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ठीक है, जिस कंसंट्रेशन को जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ब्रैकेट लगा के ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ होती है। और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि डिफाइंड फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और जो रेट होती है, अगर हम रिएक्टेंट के में बात करेंगे तो दैट इज़ -C2/C1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें ये ग्राफ दिया है, राइट, ठीक है, ग्राफ दिया है हमें। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि विथ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिख दिया और यहाँ पे टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो रिएक्टेंट का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीज़ होता है ना। आपको पता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। देखो अब यहाँ पे मान लो कि आपको यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन दी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन दी है। ये इनिशियल है और ये आपका क्या है, फाइनल है। फाइनली तो कम होगा ना आपका कंसंट्रेशन, फाइनली क्या होगा, किसी टाइम t1 पे आपकी कंसंट्रेशन C1 थी और फिर फाइनली जाके वो C2 हो गई, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, C2 - C1 करते हो, और C2 की वैल्यू कम है बेटा तो आप यहाँ पे माइनस अभी भूल जाओ, ठीक है। मैं माइनस क्यों लगाई हूँ इसका मतलब मैं अभी बताती हूँ। C2 - C1 करोगे, आपको क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है, मैं फिर से बना देती हूँ। जैसे कि आपको मान लीजिए ऐसा ग्राफ दिया है, ठीक है, जिसमें आपको दी है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा थी एट टाइम t1, और जो C2 है फाइनल कंसंट्रेशन वो क्या हो गई, कम हो गई एट टाइम t2, क्योंकि हम जानते हैं कि विद द टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। तो अगर आप C2 - C1 करोगे बेटा, यहाँ पे देखो C2 - C1 अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी, क्योंकि C2 की छोटी वैल्यू है, देख सकते हो आप ग्राफ में। तो इसीलिए हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इस रेट को हम पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ माइनस साइन नहीं होता, मान लो सिर्फ ये वैल्यू होती तो C2 - C1 करने पे हमें वैल्यू नेगेटिव मिलती, क्योंकि C2 की वैल्यू छोटी है। तो छोटे में से हम बड़ा माइनस करेंगे तो क्या होता है, हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है ना। आपको इतना तो पता होगा। इसीलिए हम रिएक्शन को पॉजिटिव करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव वैल्यू में रखने के लिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। और इसीलिए बेटा ये सिर्फ रिएक्टेंट के केस में होता है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं ना, जैसे कि हम जानते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे हम C2 - C1 करेंगे। देखो यहाँ पे C2 - C1 करेंगे, राइट। C2 - C1 करने के बाद हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे इन केस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो कम होती है। इसीलिए हम रिएक्टेंट के केस में कभी भी हम कॉन्सेंट्रेशन का चेंज निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या करते हैं, उसमें नेगेटिव लगा देते हैं। देखो अब यहाँ प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में हम जानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, तो C2 जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन से ही बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि हमें मतलब इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ चेंज लिख देना,
और यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, क्योंकि हम यहाँ डेल्टा लगाए हैं और ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट माइनस C2/C1 माइनस C2-C1 T2 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, कोई इंटरवल नहीं, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं डिफरेंशिएशन वाला साइन, यानी कि d लगाते हैं। तो रेट रिएक्टेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस dC/dt इन टर्म्स ऑफ, जैसे मान लो कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम ड्यूरेशन मतलब समझ लो इतना कम ड्यूरेशन कि वो इंस्टेंट पे माना जाएगा किसी के, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस dC/dt और यहाँ पे फॉर द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट dC/dt। ठीक है, बिल्कुल समझ लो 0.1 सेकेंड के लिए है। ठीक है, 0.00001 सेकेंड के लिए है, तो इसको हम ऐसा मानते हैं कि ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ही डिफाइन है। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें हम ऐसे करते हैं माइनस dC/dt और प्रोडक्ट में dC/dt। क्या ये आपको नोट्स मेरा क्लियर है बेटा? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं इरेज कर दे रही हूँ जो भी एक्स्ट्रा मार्क किया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बिल्कुल आपको ये क्लियर लिखा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिफाइंड फॉर 1 मोल। देखो बेटा, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम देखो, हम हर चीज़ में ना ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका रिएक्शन दिया है 2SO2 O2 2SO3। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, इसीलिए हम उसको उसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको मोल्स रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बता रहा है? 2 मोल्स ऑफ SO2 2 मोल्स ऑफ SO3, है ना, आपको ये बता रहा है। तो यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप रेट को लिख रहे हो, देखो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका ये होगा बेटा आपका कि आप माइनस d इसकी कॉन्सेंट्रेशन SO2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। ठीक है, आपने ये लिखा है ना बेटा, देखो इसकी एक पर्टिकुलर चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, फिर इज इक्वल्स टू अगला रिएक्टेंट माइनस लगा के O2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt और इक्वल्स टू प्लस लगा के, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और तीनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी DSO3, और क्योंकि तीनों के 1 मोल की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी और 1 मोल के लिए हम इसको इसलिए स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार इरेज करके समझा देती हूँ फिर से आपको। बेटा देखो, यहाँ पे आपको रिएक्शन दी है कि 2SO2 + O2 विल गिव यू 2SO3। ठीक है, यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है यहाँ पे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें लिखने के लिए आप SO ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये आपका, और यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। इसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, आप इसको 1 से डिवाइड कर रहे हो। इसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट एन इंस्टेंट। ठीक है, हम यही लिख रहे हैं इनको, हम क्या लिखे हैं? DSO2 क्या लिख रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये तो वही है ना, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यही तो लिखा है हमने, है ना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे इस तरह लिखेंगे, तीनों को इक्वेट करेंगे। आपको समझ में आ रही चीज़? रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे बेटा, यहाँ पे आप कंसिडर करोगे मोल्स को। जैसे कि आपको ये रिएक्शन दिया है, आपको इसका रेट लिखना है, इसका माइनस d N2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, क्योंकि रिएक्टेंट हो तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अगेन नेक्स्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। देखो हमारा अपीयरेंस कौन, डिसअपियरेंस किसका होगा? रिएक्टेंट होगा, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट गायब होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? अपीयर होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमेशा रिएक्टेंट का होगा और रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या लिखेंगे? माइनस d H2 कंसेंट्रेशन ऑफ H2/dt। यहाँ पे हम स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम अपीयरेंस लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेटा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस d कंसनट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है। दैट इज़ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। हम किस टर्म्स में लिख रहे हैं इसको? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हम उसमें लिख रहे हैं ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, उसी टर्म्स में हम लिख रहे हैं ना, डी लगा दिया तो डी और डी बाई डी टी मतलब डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो हम किस में लिख रहे हैं इसको, हम लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो नहीं लगा रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, यानी कि अगर एक मोल इसका देखो यहाँ पे, इसका 1 मोल डिसअपियर होगा तो इसका 3 मोल बनेगा। यानी कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है ना, वो 1/3 है, 1/3 है ऑफ दी अपीयरेंस ऑफ NH3। जैसे कि ये आपका H2 है, ठीक है, तो थ्राइस जो आपका H2 है बेटा, जो आपका H2 है ना, वो यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे थ्राइस नहीं होगा, है ना। जो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 है वो आपका N2, हाँ ये सही लिखा है, N2 के टर्म्स में लिखा है तो सही लिखा है ना। N2 के टर्म्स में थ्राइस है, मतलब जिस रेट से N2 डिसअपियर हो रहा है, मतलब N2 का 1 मोल डिसअपियर होगा तो इसका 3 मोल डिसअपियर होगा। यानी कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 है वो थ्राइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है। तो इस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे बेटा, यहाँ मोल्स कंसिडर करेंगे, लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड नहीं करते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन जो जनरल होता है, नॉर्मल होता है, उसमें हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और हमेशा इसको डी बाई डी टी के टर्म्स में लिखते हैं। डी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। अब हम बात करते हैं रेट लॉ की। रेट लॉ क्या होता है, एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया है ये रिएक्टेंट ए और बी, रिएक्टेंट सी, और ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी है ना, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा, ठीक है। बाकी जो कैपिटल लेटर्स वाले हैं वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेट लॉ बोलता है कि जो रेट होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ रेज टू द पावर समथिंग, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाउंड की जाती है। और ये जो जैसे रेट जो होती है वो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होंगे और ईच कॉन्सेंट्रेशन इज़ रेज टू पावर समथिंग, जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाएगी, जैसे कि x और y जो है, ठीक है, इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाएगी और x और y उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन कांस्टेंट आता है, जिसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन, दिस के स्टैंड्स फॉर रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। x और y जो होती है एक्सपेरिमेंटली फाउंड की जाती है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। रेट लॉ एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये बात को ध्यान रखना, ओके। बच्चे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका वही x और y होता है, लेकिन हर केस में नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, क्योंकि ठीक है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इवन करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी भी रिएक्शन के रेट को हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि रेट जो होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विच इज़ रेज टू पावर समथिंग। तो ये जो x है, दिस इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड y इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, x और y। तो x और y जो वैल्यू होती है बेटा वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है। इसकी वैल्यू ना जो होती है वो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये x जो है ना वो स्मॉल a के बराबर भी हो सकता है, ये जो y है ना वो स्मॉल b के बराबर भी हो सकता है, बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है। अभी हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। देखो बहुत ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्टार मार्क लगा लो इस पर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। जो रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो होता है, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ मोल लीटर इनवर्स
ठीक है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ ज़ीरो पुट करके देखो तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स, एंड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अंदर जाके -1 मल्टीप्लाई होगा तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल फास्ट, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो हो जा रही हूँ। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका ऑर्डर ऑफ ज़ीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बेटा, n इज इक्वल्स टू ज़ीरो, n इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो ऑर्डर मतलब कि आपका ऑर्डर ज़ीरो हो गया तो आप n की जगह ज़ीरो पुट कर दो बेटा। यहाँ जनरल फार्मूला देखो ये होता है, अगर आपको k की यूनिट निकालना है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि उस ऑर्डर की वैल्यू पुट कर दो कि कौन सा ऑर्डर है, तो ठीक है, आपका ये k की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। सेकंड, हमारे सिलेबस में बेटा सिर्फ ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन हाँ आपसे k की यूनिट पूछ सकता है, तो आप k की यूनिट इजीली निकाल सकते हो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आप n की वैल्यू 2 पुट कर दो। क्या होता है जनरल फार्मूला, k की यूनिट का जनरल फार्मूला होता है k इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स का ब्रैकेट 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, जहाँ n क्या होता है आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है बेटा, एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। इंटरमीडिएट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रिएक्शन है A से C बनना, ठीक है, लेकिन आपका अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका A से B बनता है, फिर आपका जो है फिर आपका A से B बनता है, और फिर आपका B से क्या बनता है, C बनता है, ठीक है। तो B इज़ योर इंटरमीडिएट, यहाँ पे नहीं होता इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ। यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि बेटा कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है ना। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन दिया है, ठीक है, जैसे कि आपका दिया है H2 + O2 इज इक्वल्स टू H2O, ठीक है, H2O। तो यहाँ पे आपका जो रेट होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे कि हाँ यहाँ पे देखो ये आपका दिया है ये, ठीक है, रिएक्शन को दिया है। अब आपका रेट क्या हो गया, आप रेट लिखोगे ये, ठीक है, k A⁻2 B⁻3। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर। यहाँ पे जो x और y की वैल्यू है ना बेटा वो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी, ठीक है, जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही होती है जो रेज़ टू पावर होती है कंसंट्रेशन के, और उसी को ऐड करके हम क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेज़ टू पावर समथिंग होगा वो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा बेटा, उसी को ऐड करके आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। जीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि जो आपका रेट होता है दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन, उसके लिए क्या होता है कि आपके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है आर की, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है यहाँ पे ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बेटा इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, मल्टीपल स्टेप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आपको स्लोएस्ट स्टेप से पहचानी जाएगी, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट से फ्री होना चाहिए आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको बाद में इस चीज़ सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, लेकिन हाँ एक बार जान लो कि जो आपको ये नोट याद रखना कि जो ओवरऑल जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ROR का मतलब होगा रेट ऑफ रिएक्शन, वो कैसे कंट्रोल होती है, वो स्लोएस्ट स्टेप होती है। यहाँ पे RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप निकाल रहे हो ना तो उसमें इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, रिएक्शन का इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, A2 + B2 = 2AB, ठीक है, जिसमें ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर स्टेप में हो रही है कि A2 से रिवर्सिबली A + A बन रहा है, ठीक है, या A + A से A2 बन रहा है। इस रिवर्सिबल केस में इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, ठीक है, ये तो सॉल्यूशन का पार्ट है। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका लाइट ब्लू स्काई ब्लू से दिख रहा है ना, लाइट वाले कलर से, वो आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। और आपका सेकेंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, तो आपको पूछा है ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन,
ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने किया है कि मैंने इक्विलिब्रियम किया है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ले लोगे, ठीक है, 2 बार ले लोगे, इसलिए यहाँ स्क्वायर लग गया अपॉन dA2, ठीक है, प्रोडक्ट की ऐसे आप कंसनट्रेशन ले लिया। और यहाँ पे हम डेल्टा ए को लिख सकते, मतलब सॉरी, अब यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को लिख सकते हैं अंडर रूट के इक्विलिब्रियम और कंसनट्रेशन ऑफ A2। यहाँ पे आप रेट क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइन होता है, तो यहाँ पे रेट को आप लिख सकते हो KA1B2 का पावर 1, ठीक है। यहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट कर दो, कंसनट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे आप, क्योंकि आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आ जाएगा ना, ए आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्योंकि आपके मेन रिएक्शन में तो कहीं ए है नहीं, A2 है ना, तो आप A2 की टर्म्स में निकालोगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आप A2 के टर्म्स में आप पुट कर दो, ठीक है। ज़ीरो, अभी उस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है बेटा आपकी जहाँ पे n क्या होगा, ज़ीरो होगा, n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। रेट आपका क्या होता है, k रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का पावर 0, ठीक है। और रेट जो होता है वो k के बराबर हो जाता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज, सॉरी ये तो बेटा दूसरा पार्ट आ गया, कैसे PPT ज्वाइन कर दिया। हाँ जी बेटा जी, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़, यू नो, हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएं, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि ये कुछ इंटीग्रेशन के प्रोसेस से ये आया है। अगर आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, इस टॉपिक का, कि ये अब मैंने कैसे डिराइव किया। तो ये डिराइव्ड है कि जो AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ठीक है, वेयर AT इज़ द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t एंड A0 इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे t इज इक्वल्स टू 0 पे आपका A0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका 10 मोल है, जिसमें से आपका 6 मोल कंज्यूम हो गया यानी रिएक्ट हो गया, तो t इज इक्वल्स टू t टाइम पे आपका AT बचा 4 मोल, यानी कि आफ्टर एनी टाइम t आपकी जो लेफ़्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आपका वो होगा आफ्टर AT होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ बनाओगे इसका, तो आप कंपेयर कर लो y इज इक्वल्स टू c प्लस mx पे, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट c A0 हुआ, यहाँ पे ग्राफ आपका इस तरह होगा, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, -m, क्योंकि t जो है हम लोगों ने x एक्सिस पे ले लिया, ठीक है, और AT हमने y एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, A0/2 के। हाफ़ लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, कितने टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन हो रही है वो हाफ़ हो रही है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ़ लाइफ क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 इंटू द रेट कांस्टेंट, ठीक है। और हाँ, हाफ़ लाइफ डिपेंड करता है बिल्कुल, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैटलिस्ट लास्ट में बात करें, हमारे पास कंप्लीशन टाइम है, मतलब कि जिस टाइम पे कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, यानी कि आपका जो फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़ीरो हो जाता है, उस टाइम पे जो आपका t 100% होगा दैट इज़ A0/K, और t 50% यानी कि t हाफ आपका कहता है A0/2K। तो ये जो t 100% है दैट इज़ 2 इंटू t 50, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे जो रेट होता है बेटा वो इस तरह से वो लिखा जाता है k इनिशियल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1, क्योंकि यहाँ पे n है, इज इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसका होगा AT इज इक्वल्स टू A0 e की पावर माइनस KT, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपका ये e की पावर में दिया है, तो यहाँ पे आपका ये इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा AT और टाइम का, ठीक है बच्चे। ओके, A0, हाँ बिल्कुल, y इंटरसेप्ट आपका A0 होगा, है ना। और यहाँ पे आपके बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1/t ln A0/AT। 1/t वैसे ही कि वैसे ही रखो, ln की वैल्यू लॉग में पुट करोगे तो 2.303 लॉग आता है, तो 2.303 अपॉन t log A0/AT, ठीक है। आपको मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा दिया है। हाँ जी, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ आपका क्या होगा, ln 2/k यानी कि 0.693 अप्रॉक्सीमेटली 700 की इक्वल, दैट इज अपॉन k। ये आपका हाफ लाइफ होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि t हाफ यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ डिपेंड करता है
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता है, सेकेंड ऑर्डर का इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है, इन्वर्स डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है तो टी हाफ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अगर टी हाफ की डिपेंडेंसी देखनी है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए तो आप देख सकते हो ए नॉट अपॉन 1 माइनस एन, एन में आप लिख दोगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो किसी भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए किसी भी का आपको अगर देखना है टी हाफ की डिपेंडेंसी और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो आप लिख सकते हो टी हाफ ए नॉट का पावर 1 माइनस एन। अगर आप एन लाइफ यानी कि आपने फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, एन हाफ लाइफ के बाद आपकी जो इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी क्या वैल्यू होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में 2 रेज़ टू पावर एन, यानी कि अगर मान लो 4 हाफ लाइफ है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, मतलब एन हाफ लाइफ के बाद आपकी जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए नॉट 2 की पावर एन, ठीक है। बात करते हैं बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जो कि स्यूडो का मतलब होता ही फॉल्स है बेटा, कि जो दिखता सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह है लेकिन होता फर्स्ट ऑर्डर है। ये एलिमेंट्री बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होता है, एक सिंगल स्टेप में होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स इंक्लूडेड होते हैं, एक कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होगा, ठीक है। और ये सेकेंड ऑर्डर की तरह दिखता है लेकिन इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या बोलता है, कोलिजन थ्योरी बोलता है कि रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या फिर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम, जितने नंबर ऑफ कोलिजन है पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम दैट इज़ इक्वल्स टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ द कोलिजन थ्योरी। फिर लिखा है बट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन, यानी कि सारे कोलिजन से रिएक्शन नहीं होता बेटा, सिर्फ थोड़े से फ्रैक्शन यानी कि कुछ कोलिजन से ही जो होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ योर इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि सारे कोलिजन्स रिएक्शन नहीं करा सकते, सारे कोलिजन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करा सकते, ओनली सम कोलिजन्स कैन बी हेल्पफुल टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड दैट कोलिजन्स आर रिफर्ड एज द इफेक्टिव कोलिजन्स, राइट। बेटा यहाँ इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए आपको 2 कंडीशंस रिक्वायर होती हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए एट अ टाइम, कि आपकी एनर्जी, ठीक है, आपके जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होती हैं इट शुड पॉसेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर कोलिजन, ठीक है। आपकी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए जिससे वो कोलाइड कर सकें, जिस ओरिएंटेशन यानी कि शेप होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर, कि वो कोलाइड कर सके, उसके लिए फेवरेबल हो और वो मिनिमम एनर्जी कंटेन करे जिसकी वजह से वो कोलाइड हो सके। तो ये 2 चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। एनर्जी कंडीशन को हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बेटा, कि इनिशियली आपका रिएक्टेंट होता है और फाइनली आपका रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपका जो डेल्टा एच होता है ना, यानी कि आपकी जो इंथैल्पी होती है ना, दैट इज़ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है यानी कि आपका डेल्टा एच क्या हो जाता है, आपका डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है बच्चे, तो आपका जो इंथैल्पी होता है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एक्सोथर्मिक के केस में, ठीक है। एंडोथर्मिक में आपका प्रोडक्ट वाला ज़्यादा हो जाता है और एक्सोथर्मिक के केस में आपकी रिएक्टेंट वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और आप डेल्टा एच निकालते हो EP माइनस ER, तो वो क्या आ जाए, नेगेटिव आता है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपको ये बात पता है कि जो एनर्जी कंडीशन हो 2 तरह से देखी जा सकती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर मैं एंडोथर्मिक देखूँ तो हमको पता है डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे EP क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ER। तो अगर मैं एनर्जी और रिएक्शन के बीच में एक ग्राफ बनाती हूँ तो हमें पता है यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ती है,
एक टाइम पे एक पीक पे पहुंचती है, फिर ये घटना शुरू कर देती है और प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपका जो प्रोडक्ट से आप मेजर करोगे पीक तक का, दैट इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के टाइम का। फिर यहाँ ग्राउंड से पीक तक मेजर करोगे तो ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी, है ना। और फिर इनके बीच में, इनके और इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आप मेजर करोगे तो वो इंथैल्पी हो जाती है। ठीक है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, आपका ये डेल्टा एच जो होता है हमेशा ये फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होता है बच्चे, ओके, और ई पी माइनस ई आर होता है, फाइन, ओके। एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। एक टाइम पे पीक पहुँचेगा, पीक को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जितनी कम पीक होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, सो दैट रिएक्टेंट ईजिली जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को यानी कि पीक को क्या करता है, कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी डजंट मीन पीक, उसको हम एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, उसको तो हम वो कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पीक जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज़ द रेट। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा बेटा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाली बात कर रहे हैं हम, है ना। जब सिर्फ ये लिखा हो तो फॉरवर्ड मान लेना, जितना कम होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि जो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पॉजेस करती है फॉर द रिएक्शन टू अकर। एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो मैंने बताया ये फॉरवर्ड वाली, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाली, तो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। जो ग्राफ में ये उठ रहा है ना ऐसे रिएक्टेंट से, ये वाली एनर्जी, दैट इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, फाइन। बच्चे कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं यानी कि पीक को कम करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन इनके खुद के कैटलिस्ट के खुद के कॉन्फ़िगरेशन में, खुद की कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन हाँ वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज़रूर कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि वो पीक को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एनर्जी की बात करते हैं ग्राफ में, ये आप कैटलिस्ट वाले का है, ये नॉर्मल वाले का है, और ये किसका है, पॉइजन जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है बेटा, यानी कि पीक को बढ़ाता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स जो रिएक्टिंग होती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं एलिमेंट्री रिएक्शन को, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये किसी भी एक रिएक्शन में बेटा, किसी भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, ये इंटीजर हो सकती है, लेकिन हाँ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, लेकिन ये इंटीजर हो सकती है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप मैकेनिज्म इज़ डिफाइंड सेपरेटली। मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप का डिफाइन होता है, सेपरेटली डिफाइंड होता है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। ओके बच्चे, हमारा लास्ट आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा और 3 से कम होती है, 2 से ज़्यादा और 3 से कम होती है। ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट का ऐसा रेशियो होता है बेटा, दो टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट का ऐसा रेशियो होता है बेटा जो कि 10 यूनिट से डिफ़र करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जैसे फॉर एग्जांपल के रेट कांस्टेंट है 300 डिग्री, ठीक है, और 290 डिग्री, तो 10 यूनिट से डिफ़र कर रहे हैं दोनों टेम्परेचर, तो इस तरह का रेशियो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट उसे हम। बेटा आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, पूछता है, ज़रूर पूछता है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है बच्चे, K = AE - EA/RT। ठीक है, EA क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिसको हम फॉरवर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। K होता है रेट कांस्टेंट, A होता है आर्हेनियस कांस्टेंट, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर केल्विन में हमेशा होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका K की वैल्यू बढ़ेगी, और अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपका K बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन
यही ना होता है कंसंट्रेशन, है ना। तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ग्राफ की बात करते हैं बच्चे, तो ग्राफ में ऐसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ln के टर्म्स में उसको कर देते हैं ln AE इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, जिसमें आपका C जो होता है आपका y इंटरसेप्ट ln A होता है, और आपका जो वो होता है आपका स्लोप जो होता है वो EA/RT होता है। क्या होता है? माइनस EA/RT होता है आपका ln के। देखो यहाँ पे ln k इक्वल्स टू ln A, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है प्लस EA/RT, क्योंकि किसी की भी पावर कुछ जो होती है वो EA/RT होती है। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप होता है बेटा वो EA/RT की इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्लोप जो होगा वो माइनस EA/RT के बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चे, और प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कोई भी डाउट हो। थैंक यू सो मच।